ये दर्शाता है कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करने की तरफ तैयार हैं, आपकी रुचि है और मध्य प्रदेश सरकार में आपका अटूट विश्वास है। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को हम बरकरार रखें, इनफैक्ट इसको और बढ़ाएं। और आज के इस सत्र के माध्यम से आपके साथ ज्यादा से ज्यादा हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो निवेश और उद्योग का जो महाकुंभ मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 होने जा रहा है, उसकी तरफ सरकार की क्या तैयारी है, उसमें आप क्या क्या देखेंगे, उसके बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। और MPGIS की तरफ आज का ये कार्यक्रम हमारा आखिरी पड़ाव है। इससे पहले अनेक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स होते आए हैं, इसके साथ साथ रोड शोज हुए हैं, भारत में हुए हैं, विदेशों में हुए हैं। और दिस program today, ladies and gentlemen, leads us to the MPGIS 2025 और एक नए अध्याय का, निवेश और विकास की तरफ एक नए अध्याय का आगाज होगा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का मंगल में हम शुभारंभ करते हैं, ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ साथ मंचासीन सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, विशेष कार्यक्रम हमारा कर्टन रेजर इवेंट, उसका शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सजनों, MPGIS 2025 के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं CII, और CII की एक विशेष भूमिका रही है मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों को आमंत्रित करने की तरफ, और सरकार और उद्योगों की साझेदारी को और फैसिलिटेट करने की तरफ। जितने भी हमारे रोड शोज हुए हैं या हमारे जो 1-to-1 मीटिंग्स भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते आए हैं, उन्हें CII फैसिलिटेट करता आया है। तो मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री माधव कृष्ण सिंघानिया जी को, चेयरमैन CII नॉर्दर्न रीजन, जो स्वयं एक बहुत ही सफल उद्योगपति हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं JK सीमेंट के। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले महाकाल के नगरी के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्य सचिव जी अनुराग जैन जी, उद्योग सचिव जी राघवेंद्र कुमार सिंह जी, esteemed guests, ladies and gentlemen, on behalf of CII, it is really a matter of pride, privilege for me कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मध्य प्रदेश शासन का आज यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग शहरों में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जो दिखाता है कि वो चाहते हैं कि निवेश सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं पर मध्य प्रदेश के हर हिस्से में आए, और सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं पर हर तरह का इन्वेस्टर आके मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करे।
तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर न्योता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। मूल्यों की नींव पर मध्य प्रदेश की उड़ान को लेकर ये कार्यक्रम, जहां एमपी में इन्वेस्ट के लिए निवेशकों से खास चर्चा होने वाली है। फोकस रहा है सरकार का, और कंपनी बनाने में एक दिन में कंपनी बनती है, जो पहले बहुत समय लगता था। तो उसमें अनुराग जैन जी का बहुत बड़ा उस समय कंट्रीब्यूशन रहा था। एमपी के बारे में मैं क्या बोलूं, एमपी एक ब्लेस्ड स्टेट है। मैं ये कहता हूं मुख्यमंत्री जी, इसमें सब कुछ है, भारत के बीचों बीच है। लॉजिस्टिकली कोई भी आके यहाँ निवेश करे तो भारत के हर हिस्से में पहुंच सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो बदलाव आया है, चाहे वो कनेक्टिविटी पे आया हो, एयरपोर्ट पे आया हो, हर चीज पे आया हो, पावर सरप्लस स्टेट हो गया है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां हाईएस्ट ग्रोथ एग्रीकल्चर में रहा है पिछले कई सालों से। एंड मध्य प्रदेश का गेहूं मेरे हिसाब से प्रीमियम पे बिकता है भारत के हर कोने में। आज सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, चाहे आप पन्ना बोलें, बांधवगढ़ बोलें, कान्हा, सतपुरा, पेंच। अभी एक वीडियो भी था मुख्यमंत्री जी आपका, जिसमें आप जो चीता वाला प्रोजेक्ट है उसमें आप कैसे उसको सतपुरा में वापस लॉन्च कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्वयं महाकालेश्वर जी हैं, महेश्वर जी हैं, ओमकारेश्वर हैं, अमरकंटक हैं, खजुराहो है, सांची स्तूपा है। एंड मिनरल रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है, चाहे आज आप कॉपर की बात करें, मैंगनीज की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, कोल की बात करें, देयर इज अबंडेंस रिजर्व्स ऑफ एवरीथिंग। हम लोग आज मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं, पर इन्वेस्टर के तौर पे भी हूँ मध्य प्रदेश के। एंड हमारी जर्नी 2016 में चालू हुई थी मध्य प्रदेश में, जब हमने एक वॉल पुट्टी प्लांट कटनी जिले में लगाया था, जो भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल पुट्टी प्लांट्स है। उसके बाद हमने एक 2 मिलियन टन का प्लांट मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उज्जैन में, जो कि मुख्यमंत्री जी का डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ लगाया था। एंड एक 3.5 मिलियन टन का प्लांट पन्ना जिले में, जो कि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे हमने लगाया था। तो मुख्यमंत्री जी, ये जो सब निवेश था, ये लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ का निवेश तब तक हो चुका था। आपके आने के बाद, आपके नेतृत्व में पन्ना की दूसरी लाइन लग रही है, जो 3,000 करोड़ का और निवेश हो रहा है, जिसमें पन्ना विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। एंड इसके अलावा हमने 2 कोल ब्लॉक भी लिए हैं मुख्यमंत्री जी, शाहडोल एंड सिंगरौली में, जिसमें 1500 करोड़ का और निवेश होगा, टेकिंग जेके सीमेंट्स टोटल इन्वेस्टमेंट टू मध्य प्रदेश ओवर 6,000-7,000 करोड़, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 10,000 पीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप अलग अलग इंडस्ट्री पॉलिसी ला रहे हैं, सेक्टर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ बैठे सभी लोग को मैं इंकरेज करूँगा कि वो आएँ, अपना निवेश मध्य प्रदेश में लाएं, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति काफ़ी कार्य स्टेट पे हुआ है। एंड गिवन द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम श्योर you will be very happy investing in the state of Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिंघानिया जी, सीआईआई के प्रतिनिधि के रूप में और साथ साथ एक प्रमुख उद्योगपति स्वयं होने के रूप में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने का। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं और कहा भी गया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है। ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए, अपने किलों, अपने महलों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। सिंघानिया जी ने बेड़ा घाट के बारे में बताया, टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। पर इसके साथ साथ देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आज अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाता है। नर्मदा पर अपने फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाता है। एज एन IT हब, एन ITS हब, एज एन ऑटो हब, इसके साथ साथ फार्मा हब भी जाना जाता है। So it is actually a very good mix of the old and the new, the two seamlessly merging into each other. So we now present to you, we bring you a curtain raiser movie towards MPGIS, जिसके माध्यम से MPGIS में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे। We also share with you the advantage Madhya Pradesh
and that is going to be giving you a very much clarity about why you should be investing in Madhya Pradesh. तो आइए देखते हैं ये कर्टन रेजर मूवी. medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries. If you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, जो 10 स्क्वायर किलोमीटर का रिजर्व फॉरेस्ट है और उससे एडजॉइनिंग मानव संग्रहालय जहां ये लोकेशन इसकी तय की है और वहां से आपको झील नजर आएगी 25 स्क्वायर किलोमीटर की जो भोपाल की बड़ी झील है. तो ये लोकेशन पे आप आइए, स्वागत है आपका. बट केवल बुलाने के लिए तो नहीं आए, आपको बिजनेस की बात करने आए. मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सिंघानिया साहब ने बताया कि किस प्रकार से तेजी से इसने तरक्की की है. हम लोग एनर्जी सरप्लस स्टेट है. हमारा 30% एनर्जी मिक्स रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है. सो वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक टू अचीव व्हाट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड एनविजन कि बाय 2030 हमारा 50% एनर्जी मिक्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हो, विल बी देयर. साथ में ये विनीत मित्तल जी बैठे हैं, शायद अभी बता रहे थे, मिले थे 1-to-1 में कि 8000 मेगावाट तो सोलर यही लगा रहे हैं साथ में, जो कि अगले 2-3 साल में पूरा होने वाला है. इसके अलावा आई थिंक बाय 2029 वी वुड हैव फिनिश्ड 24,000 मेगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी. इतने प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन. पानी फरात है. नर्मदा नदी हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है. गंगा जी की पूजा सभी करते हैं, कहते हैं नहा लो, कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है तो पाप धुल जाते हैं. ऋग्वेद में नर्मदा जी के बारे में क्या कहा गया है, किसी को पता है? दर्शन मात्र से पाप धुल जाते. उसमें डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. सबसे पायस नदी मानी जाती है, भगवान शिव जी की बेटी माना जाता है, चिरकुआरी नदी माना जाता है. उसके बाद जब हम लोग, और इफरात पानी है, डैम्स बने हुए हैं और अभी मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा बना जिसमें 2 इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं जिनको प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है. एक हमारा पीकेसी कॉम्प्लेक्स, पार्वती काली सिंह चंबल कॉम्प्लेक्स, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा. तो एक पूरी श्रृंखला डैम्स की बन जाएगी एडिशनल. नर्मदा में तो पूरा का पूरा अमरकंटक जहां से शुरू होती है वहां से लेके गुजरात के नीचे तक सरदार सरोवर तक सारे बांध बन चुके हैं. और दूसरा केन बेतवा का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया. तो एक अनदर चेन ऑफ डैम्स बनने वाली है. पानी इफरात है. उन सबसे आगे चल के मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो पिछले 7 साल से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 सिटी है देश की. और मध्य प्रदेश
इनवेरिएबली सबसे स्वच्छ या सेकंड नंबर पे सबसे स्वच्छ स्टेट आता है। इट इज नॉट कि केवल इंदौर में है, पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छता है। लास्ट रैंकिंग्स जो हुई थी, भोपाल क्लीनेस्ट कैपिटल था, इंदौर क्लीनेस्ट ओवरऑल टाउन था। तो स्वच्छता भी है। उससे आगे जाके हम लोग कहते हैं सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टर को क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। बिना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कोई इन्वेस्टमेंट आगे नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश एक सबसे शांत जगह में से माना जाता है। लेबर अनरेस्ट के मुकाबले में मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द लोएस्ट। पिछले 20 सालों में मैन डे लॉस्ट बिकॉज ऑफ लेबर अनरेस्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मध्य प्रदेश की। एक एक्चुअल में बहुत बड़ा कारण है इसका। बाकी सब जगह आप सबको याद होगा कि इंडिया में जो स्टेट्स बने कैसे कार्व आउट हुए थे। लिंग्विस्टिक बेसिस में 1956 में स्टेट्स बनाए गए। मध्य प्रदेश कैसे बना, किसी को आइडिया होगा? पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब लिंग्विस्टिक कार्व आउट करने के बाद जो बीच में बच गया उसको मध्य प्रदेश बोल दिया। तो बाय वेरी इंसेप्शन मध्य प्रदेश इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। यहां कोई इंसाइडर आउटसाइडर नहीं होता। आप जब आते हैं मध्य प्रदेश के वासी हो जाते हैं। आप किसी और राज्य में चाहिए, कहना गलत होगा कि सभी हमारे भारत के राज्य, और टिल वेरी रिसेंटली आई वाज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर पूरा भारत ही हमारा है, तो ये कहना गलत होगा। बट फिर भी आप कहीं भी जाएंगे तो किसी भी वजह से, एक पर्टिकुलर वजह से, लोगों का रहन सहन, कल्चर, भाषा, संस्कृति, उसकी वजह से थोड़ी सी इनसाइड आउटसाइड फीलिंग आ जाती है। मध्य प्रदेश में ये आपको कभी महसूस नहीं होगी। बल्कि हम लोग ये पाते हैं जितने लोग बाहर के से मध्य प्रदेश रहने आते हैं वो हमेशा मध्य प्रदेश को फिर अपना घर बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। टूरिज्म के बारे में अभी बताया कि हमारा टूरिज्म कैसा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पीस, जैसा अभी राघवेंद्र जी ने पॉइंट आउट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में हमने अपनी सारी पॉलिसीज को दोबारा से देखना शुरू किया। पिछले करीब 1 महीने में हम अपनी 11 पॉलिसीज को नया कैबिनेट अप्रूवल ले चुके हैं। उसमें जो सबसे मदर पॉलिसी है, जो कि राघवेंद्र जी ने ही बनाई है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, वो एक्चुअल में एक पॉलिसी नहीं है, वो अकेली 11 के बराबर है। तो उसको गिने तो 20 से ऊपर पॉलिसी मंजूर हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो मदर पॉलिसी है उसमें हर सेक्टर के लिए क्या फोकस किया जाएगा। एक बेसिक मदर प्लेन पॉलिसी कि जिसके लिए अलग से कुछ नहीं मिला उसको ये इंसेंटिव मिलेगा, बट उसके अलावा हर सेक्टर का जो सनराइज सेक्टर्स हैं, हाई पोटेंशियल सेक्टर्स हैं मध्य प्रदेश के, उसके लिए क्या विशेष, उसके हिसाब से, जैसे नॉर्मल हम लोग जब से जीएसटी आ गया, कैलकुलेशन लोगों का इंसेंटिव कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट वन टू डिवाइस अ वेरी इनोवेटिव मेथड कि आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से परसेंटेजेस कैलकुलेट करके ग्राफ के माध्यम से आपको देता था। उस पर मल्टीपल फैक्टर्स लगाता था कि हम, यदि आपका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो ये देंगे, आपका फूड प्रोसेसिंग है तो ये देंगे, एक्सपोर्ट है तो ये देंगे। इस बार एक्सपोर्ट का मल्टीपल भी बढ़ाया है। तो इस प्रकार की चीजें करते थे। पर अब उन सब चीज को जब दोबारा कहा तो बोला कि भाई जैसे अब टेक्सटाइल में उसके बावजूद भी प्लांट एंड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम होता है तो वो बड़ा कम पड़ता है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट को बेस बना के, स्किल को बेस बना के उनके फॉर्मूलेस चेंज किए गए। बट पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। भारत सरकार में अभी जैसा सिंघानिया साहब बता रहे थे, जब मैं सचिव था तो हम लोगों का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देश में था कि 1 दिन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन। और ये चीज जब मैं जर्मनी गया था वहां लोगों ने मांगा कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। जर्मनी के जो मेरे काउंटर पार्ट थे वहां पे वाइस मिनिस्टर बोलते, वो बोले कि भाई हमें समझ में नहीं आता, हमारे देश में 22 दिन लगते हैं कंपनी, और इतना बड़ा प्रोसेस, हम लोग जर्मनी को सबसे अच्छा फास्ट मानते हैं। तो जब मैंने बताया कि हमारे यहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन टेक्स जस्ट 1 डे, तो बोले ये कैसे संभव है। मैंने कहा देखिए अभी मैं आपको यहीं से पोर्टल खोल के दिखा देता हूं कैसे करते हैं। तो फिर बोले वी वुड लव टू डू इट अवरसेल्व्स, हम भी सीख करते, और नहीं तो फिर हम आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आएंगे। अभी जर्मनी भारत से बोल रहा है। बट ये सारी समस्याओं को समझते हुए हमने अपनी पॉलिसी का जो सेंटर पीस बनाया है, पैसा, मतलब मैं शुरू से जब से गया सर को भी निवेदन करते थे हम लोग
कि पैसे से ज्यादा इन्वेस्टर को चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमारी ये जितनी पॉलिसीज आई हैं, जो मैंने 11 बताई, और अभी करीब हम लोग 8-9 और पॉलिसीज पे जो सेक्टोरल है काम करें, तो वील हैव 20 पॉलिसीज, और उसमें ऐड कर लीजिए 10 जो इंडस्ट्री की सब सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, तो ऐसे 30 के करीब पॉलिसी होंगी वेरी स्पेसिफिकली। जैसे अभी हम लोगों ने जो टूरिज्म की बात की, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सारे अधिकारी साथी मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि आदमी की जिंदगी कैसे आसान हो। हम लोगों ने निकाला कि टूरिज्म में अभी कितनी चीजों की अनुमतियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कुल लिस्ट बनी 30 की। Then we started examining why is all these permissions required, and how many did we end up knocking out? Any idea? We knocked out 20 of them. Now you need only 10 permissions as per the new policy. So this is the transformation we are trying to work in, कि जहां एक होटल को चालू करने में, रिजॉर्ट को चालू करने में आपको 30 परमिशन लगती थी, जो नई पॉलिसी अभी कल ही मंजूर की है कैबिनेट में, उसके बाद आपको केवल 10 परमिशन की जरूरत पड़ी। दूसरा हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो एक फोकस है वो ये है कि किस प्रकार से हम लोग, मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू हैव पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 और 9। वी वर द फर्स्ट वन। बाद में करीब 18-20 दूसरे स्टेट्स ने भी वो लाया। तो जितनी परमिशन किसी इन्वेस्टर को लगती हैं, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि क्या 24 तारीख को इन्वेस्टर समिट के पहले हम सारी की सारी रिक्वायर्ड परमिशन को पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में नोटिफाई कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं, कुछ परमिशन ऐसी होंगी जो करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग लिस्टिंग यही कर रहे हैं। जैसे अभी राघवेंद्र जी ही अपनी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे, तो अप्रूव तो कैबिनेट ने कर दी और एक जनरल डायरेक्शन दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करिए। तो इन्होंने पाया कि एक जनरल इंडस्ट्री के लिए 28 परमिशन लगती है। उस 28 में से 12 ऑलरेडी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में, वो आपको 30 दिन के अंदर आवश्यक रूप से मिल जाती है। हमारा एक पोर्टल भी है कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 days, सो ऑल दोज परमिशंस विल बी अवेलेबल टू यू विद इन 30 days। अब बाकी परमिशंस की एनालिसिस की तो पाया कि ये 9 के लिए तो आपको भारत सरकार जाना पड़ेगा। भारत सरकार के साथ तो अब उनके अपने कानून लगेंगे, वो हमारे अख्तियार में नहीं है। यदि एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए भारत सरकार के लेवल की या फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, तो आपको जो टाइम लगता है वो लगेगा। पर जो हमारे हाथ में बची हुई 7-8 परमिशंस हैं, we are working in consultation with the concerned ministry and department, and we are trying to notify as many as in the public service delivery guarantee act. दूसरी चीज जो हम लोगों ने करने की कोशिश की इज द लैंड यूज। क्या होता है, हमने आपको दी कि इंडस्ट्री है तो फिर अब आप इंडस्ट्री चलाइए, पर अब आपको अपने वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री बनानी है तो क्या होगा, आपकी जायज जरूरत होती है। हैविंग बीन, मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव बीन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी हाउसिंग। तो अभी जो लास्ट PMAY 2.0 बनाएगी, उसमें एक कंसेप्ट हम लोगों ने डाला था, वो ये था कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग जो है उसको भी सपोर्ट करेगी PMAY। हम लोग जब यहाँ पे अब अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसमें हमने ये सपोर्ट करने के लिए रखा है कि आप अपनी इंडस्ट्रियल लैंड पे अपनी डॉर्मेट्री वर्कर्स के लिए बना सकेंगे। उसके लिए कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। So it's a permitted land use on your industrial belt. Obviously यदि पॉल्यूशन होगा तो आप अपने आप ही वहां नहीं बनाएंगे। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्री, ऐसी ही जगह आप ये बनाएंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को परेशानी होती है कि आपको एक स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। तो हमारी जितनी भी ITIs हैं, हमने अपनी एक ओपन पॉलिसी दे दिया, आप अडॉप्ट कर लीजिए ITI, अपने हिसाब से ट्रेड सिखाइए और उन लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे लगा लीजिए। ये ओपन इन्विटेशन। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डायरेक्शन और दी है जिस पर भी हमें काम करना है। अभी उसका आदेश जारी नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे 24 के पहले उसको भी कर ले। जब ये ITI की बात चल रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ऐसा करो, हमारे जो कॉलेज और स्कूल हैं और जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इनकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज टाइम के बाद रात को खाली रहती है, शाम को खाली रहती है। उस टाइम में आप अपना स्किल सेंटर चलाना है तो चला लीजिए।
तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसके आसपास इस प्रकार की सपोर्ट जहां स्किल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग आपको दे सकते हैं, वो भी हमारी पॉलिसी का एक अंग है। तो स्किल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉर्मेट्री वगैरह बना देना और बेसिक इंडस्ट्रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना, ये हमारी पॉलिसीज के अब सेंटर पीसेस हैं। तो गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द वैरायटी, गिवन ऑल दिस की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, आई कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस। अभी मैं एक डेटा एनालाइज ही कर रहा था। जनरली कहा जाता है, जैसे राघवेंद्र ने कहा, कि पिछले इतने सालों में मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। तो अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, 24 के पहले हम इसको रिसर्च करके निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स का साइट, 2011-12 से लेके 2023-24 तक का जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मध्य प्रदेश अपीयर्स टू बी द ओनली स्टेट विच हैज ग्रोन 4 times। 12 साल में 4 गुना। So I hope sufficient inputs for Madhya Pradesh. So looking forward to your presence on 24th and 25th. Not the presence just for the heck of it, for ensuring that you come and invest. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें जानकारी देने का कि क्यों मध्य प्रदेश आज असीमित संभावनाओं का प्रदेश बन गया है। चाहे वह हमारे मध्य प्रदेश की निवेश हितैषी नीतियां हैं, चाहे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक सुविधाओं में भी विस्तार किया गया है, लैंड बैंक है, कुशल कार्यबल है, लॉ एंड ऑर्डर है, इस सभी के बारे में हमें जानकारी दी। और देवी जी, अभी तक आपने हमारे मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारीगण द्वारा जो मध्य प्रदेश में जो पॉसिबिलिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, उसके बारे में आपने सुना। अब समय है एक निवेशक के अनुभवों को आमंत्रित करने का। हमारे साथ मंच पर हैं श्री विनीत मित्तल जी, चेयरमैन अवाडा, और वे मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में, ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं, इन्वेस्ट करते आए हैं। तो जमीनी स्तर की जो सच्चाई है उससे वे पूरी तरह से वाकिफ है, उसके वे प्रत्यक्ष अनुभवी हैं। तो उनके विचारों को जानते हैं। For his expressions, ladies and gentlemen, are not only going to be testimonials, but will also help others to take a more informed decision regarding investment. तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विनीत मित्तल जी को, चेयरमैन अवाडा ग्रुप, who are leaders in sustainable energy solutions. नमस्कार भाइयों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, उपस्थित अधिकारीगण, मध्य प्रदेश की असीम संभावनाओं में विश्वास रखने वाले उद्योग जगत के मेरे मित्रों। आदरणीय मोहन जी, जब मैं अभी बैठा हुआ था तो सोच रहा था कि आपका नाम भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा से प्रभावित है और आप महाकाल में आपका जन्म हुआ है। तो अगर हम ट्रिनिटी की थ्योरी लगाएं तो ब्रह्मा जी तो क्रिएट करके उनकी तो पूजा के लिए कोई मंदिर बना नहीं है, शिव भगवान और कृष्ण भगवान की केवल पूजा होती है और दोनों भगवान ने आपको फलित किया हुआ है। तो आपको दोनों भगवानों के आशीर्वाद मिले और आप उसी नई ऊर्जा से मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आप जैसा अभी अनुराग जी भी बता रहे थे कि आप विकासशील नीतियों को बना रहे हैं, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश ना एक भारत में ब्रांड नेम बन चुका है बट विश्व में एक ब्रांड नेम बन रहा है। और हमारे अवाडा ग्रुप का मध्य प्रदेश से बहुत पुराना संबंध है और 2010 में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चालू किया। मध्य प्रदेश के द्वारा भारतवर्ष एक्चुअली पूरे ग्लोब में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना गया। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में था वो उन समय में 151 मेगावाट का था, जबकि लोग 5, 10, 15, 20 मेगावाट लगा रहे थे। हम लोगों ने 151 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2013 में लगाया और वो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और वर्ल्ड का नंबर 2 साइज का प्रोजेक्ट था। और उसके वजह से न केवल अवाडा को बहुत फायदा हुआ कि लोगों ने इंडिया में बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है ग्रीन एनर्जी का, और इंडियन सरकार बहुत प्रेरित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके उसका उद्घाटन किया और उन्होंने मेरा
मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। मध्य प्रदेश के सतत न्याय संगत और समावेशी विकास के साथ मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की परिकल्पना में अपने सहयोग को, अपने योगदान को अहम बनाने की तरफ, और इस संकल्प के पीछे जिनकी प्रतिबद्धता है, जिनकी इच्छा शक्ति है, जिनका नेतृत्व है, वह है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। तो मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पकार डॉक्टर मोहन यादव जी को अब मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिनने हमारे बीच में विशेष रूप से अच्छे से बात रखी, श्रीमान विनीत जी मित्तल, माधव कृष्ण सिंघानिया जी, हमारे सीएस श्रीमान अनुराग जैन जी, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमान आशीष वैश्य जी। मैं ये सोच रहा था कि इन्वेस्टर समिट के लगातार इन कार्यक्रमों का और कितना लाभ मिले, उसके दायरे आर्थिक रूप से मिले तो मिले, हमारे उद्योगपति भी अच्छे से भाषण देने लग गए, ये भी बढ़िया बात। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। मेरे को कोई नंबर देने का बोले कि सिंघानिया जी को नंबर दूं कि मित्तल जी को दूं, तो मेरे सामने धर्म संकट आ जाए। अच्छे से अपनी बात का संप्रेषण करना, ये भी बड़ी बात है। अभी वैश्य जी को धन्यवाद में लगाया, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए, और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले, तो ये आंकड़ा भी राघवेंद्र जी बताना कि ये कितने अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है, और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए सारी अनुकूलता भी बनाता है। और उस अनुकूलताओं के दायरे में अगर देखो तो यहाँ इस जगह बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए बेखौफ बोल भी सकता हूं। आप वो दोनों समय देखो, केवल ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से एक तो बगैर संकोच हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है। तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से
अब आप बताइए, कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का, तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो, उद्योगपति की तो बात ही मत करो, नहीं तो वोट कट जाएंगे। पता नहीं कौन सा दौर था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे? हमारी ये इतनी बड़ी ये मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ये अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली और वो बात बिल्कुल सही है। कई बार एक वैसे ही बनता है कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता वो अच्छा है, भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा, भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे हो, जो दे रहे हो जल्दी दे दो, वो 5 दोगे तुम 2 दे दो, लेकिन 2 से हम 4-6 कर लेंगे इसको। तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयां कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जितने प्रकार से बात बोली गई। अब मैं तो इस बात के लिए विनीत जी की तरफ दोबारा आना चाहूंगा। विनीत जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, इनका जैसा सफल बिजनेसमैन नहीं देखा। इनने कहा हम अगर सोलर एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी में इनने कहा कोई सरकारी जमीन का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, जो जमीन है सब व्यक्तिगत खरीद लो, और पूरी जमीन अपनी निजी खरीद करके पूरा अपना बड़ा अच्छा का कैंपस बना लिया। अब मैं इसको इस नाते से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये दूरगामी दृष्टि से लिए गए निर्णय वास्तव में हमारे यहाँ एमपी में, अगर दिल्ली, बंबई, दुनिया के बाकी देश छोड़ दो, अपने राज्य के भी दूसरे राज्यों से तुलना कर लो तो जमीन की कीमत दिल्ली की तुलना में तो 1/40वां हिस्सा है, बंबई की तुलना में 1/100वां हिस्से से कम है। आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ, कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। अगली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी, जमीन बेच के हिसाब चुकता करे तो काफी हाथ में पैसा आ जाएगा, परवारा काम हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा जमींदार बना के छोड़ दिया, कोई कम बड़ी बात थोड़ी। तो आम के आम गुठली के दाम, और कहां जाओगे आप? कुल मिलाकर के हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 2 ही रास्ते चाहता है, मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ भी कमाऊं, लेकिन ये बात भी सही है, हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने ब्रह्मा जी का भी नाम सुना है, हमने विश्वकर्मा का भी नाम सुना है,
लेकिन सच्चे अर्थों में आप कई लोगों के पेट पाल करके वो भूमिका में आते, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, व्यवसाय वालों का भी। मैं अभी जापान की यात्रा पे था और जापान में वो सबसे बड़े, क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, नहीं यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के, मैं जब, माफ करना, मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहां पहुंचा, हमने 40 मिनट इंतजार किया। और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा, और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है, वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है, धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है, मध्य प्रदेश है। और उसमें से उनने दूसरी चीज एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते हैं, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल में हमारे अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत देने, तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम तो वही की बात बताना, बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना, केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने यहाँ बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा, धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी, इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता है, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसे जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे हैं और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती है, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भी सही कि बार बार मिलने से, बार बार बात करने से, सब प्रकार के संवाद करने से, विषय लाने से, एक बार बात नहीं आई दूसरी बार आ जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आ जाएगी। जो सब मिलकर के परस्पर संवाद होकर के सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के संकल्प तो पुष्ट होते ही हैं, वो तो मजबूत होते ही हैं, उन व्यवस्थाओं का सुधार होता ही है। और वही कारण है कि लगातार जैसे छोटे छोटे स्थान पर, और हमारा राज्य तो इतना बड़ा है कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, और इतने बड़े भौगोलिक एरिया के बावजूद भी हमारे पास जो अपार संभावना सब सेक्टर की, कोई सेक्टर बाकी नहीं। बात इतनी प्रकार की है कि नदियों का जल की बात भी अगर करें तो नदियों के अंदर आप नर्मदा जी की बातें आपने बताई है। नर्मदा जी की पानी का वेग हमारा, आप कल्पना करोगे कोई ग्लेशियर नहीं है ऊपर, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वनों की अपने अंदर की जल राशियां इतनी आती है कि पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे गुजरात को, राजस्थान तक को, सबको सरसब्ज कर रही। अकेली एक नदी, और अकेली एक नदी नर्मदा जी नहीं, ऐसी हर नदी आप बड़े बड़े कोई से भी राज्य उठा के देख लो, अगर जमुना जी और गंगा जी का प्रभाव आज की दिशा में हमको दिखाई देता है बिहार के पहले तो चंबल नदी अगर जमुना जी में नहीं मिले हमारे पास आगरा के पास से, तो उतनी धारा से वे जमुना जी का आगे गंगा जी के रूप में नहीं बनेगा, और फिर वो बिहार तक आते आते थक जाती है, तो फिर सोनभद्र मध्य प्रदेश से निकली नदी बिहार में फिर वापस उसके प्रभाव को बढ़ा कर देती है। ये मध्य प्रदेश की जलराशि है। और अकेले ये नहीं, ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र लेके गुजरात तक का सारा नदियों का क्षेत्र, सब तरफ से तो पानी है, सड़कें है, 5,500 किलोमीटर का राजमार्ग का अगर नेटवर्क है तो मध्य प्रदेश के पास कोई राज्य इतना बड़ा नेटवर्क लेके नहीं, जहां NH हमारे 5,500 किलोमीटर के, 550 ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, 6 एयरपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, और बाकी पाइपलाइन में बहुत सारे अलग अलग है।
सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। टूरिज्म में आओ, टूरिज्म में भी किसी प्रकार के भी है। और क्या क्या इंसेंटिव देते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, तो 200% में तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जोड़ बाकी करते करते कि 200% का इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर को अगर इंसेंटिव दे रहे हो तो वाकई अब बचा क्या है। तो ये आपने सही कहा कि 50,000 करोड़ लगवाए, वो साल 2 साल में 25,000 करोड़ वापस देने की गारंटी दिला रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे हो आप। क्योंकि ये तो हमारे लिए केवल सेक्टर को समझ करके डालने की जरूरत और निकालने की जरूरत, और मैं मान के चलता हूं गलत नहीं है। हम अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमारे सबके माध्यम से 21वीं शताब्दी भारत की होगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी आर्थिक अगर शक्ति बनाना है तो इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत भी है और इस प्रकार के आमंत्रण की जरूरत भी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हृदय मजबूत है तो शरीर मजबूत है, हार्ट अगर है तो हार्ट की भूमिका में भी तो आना पड़ेगा। सारे कचरे वाले, कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को निकालते हुए ऑक्सीजन युक्त से ही शरीर चलता है। ये हमारा जो परमात्मा की दया से जूलॉजिकल सिस्टम है, ये अच्छा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की समिट हमारी हुई है और आप यहाँ के माध्यम से मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के भोपाल की 24 और 25 तारीख की तारीख को अमर करें। और जो एक बात बताइए वो भी और मजे की बात है, वहां लेक भी है, पहाड़ भी है, बहुत साफ सुंदर राजधानी भी है, लोग भी बहुत भले हैं और इतना अच्छा फॉरेस्ट का एरिया है। अभी हमने उनको रातापानी अभयारण्य की घोषणा कर दी। कई सड़कों पे दिन में आप घूमोगे, रात में टाइगर भी घूमते हैं। हमारे भोपाल की विशेषता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश से आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि ये सरकार काम लगातार और फैसले असरदार करने में विश्वास रखती है और आप सभी यकीनन प्रोत्साहित हुए होंगे निवेश करने की तरफ और भोपाल आने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।